स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस्लामिक इकनॉमिक्स को लेकर है। आज हम इस्लामिक इकनॉमिक्स में अगेन जो बात करने जा रहे हैं, बेसिकली स्टूडेंट देखें, हमारा जो सिस्टम ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स है वो बेसिकली कन्वेंशनल से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, लेकिन हम वही डेफिनेशन लेंगे जो सोशल सिस्टम ने हमें बताई है, जो इंग्लिश डेफिनेशन है। देखें, बेसिकली इंसान का जो बिहेवियर कंट्रोल करने का सिस्टम होता है वो किसी फ्रेमवर्क से होता है, क्योंकि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बात होते हैं, बहुत ज़्यादा फितरी नज़रियात होते हैं। उन नज़रियात को संभालने का या उन नज़रियात को कहना चाहिए कि उन नज़रियात पर अपने काम को सर अंजाम देने के लिए हमें कुछ इदारों की ज़रूरत होती है। जैसे एक मिसाल के तौर पे ले लीजिए, यहाँ पर एक मिसाल दे देता हूँ कि बंदर को भी लकड़ी से सधाया जाता है और उसको लकड़ी की ज़रूरत होती है कि उसे लकड़ी से कोई चीज़ सिखाई जाती है। तो इंसान के अंदर भी कुछ फीचर्स या कुछ चीज़ें जो हैं वो बंदर से नुमा हैं, यानी उसमें कहना चाहिए कि एनिमल सेक्टर्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो एनिमल बिहेवियर के अंदर जो है डील किया जाता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं इस चीज़ की, अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो देखें स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन होते क्या हैं बेसिकली। देखें, बहुत सारे कानून या बहुत सारे जो मॉडल ऑफ कानून हैं उनके अंदर क्या है कि कानून तो बना लिए जाते हैं, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है तो ऑलमोस्ट हमारे पास क्या हो जाता है कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए में कोई ना कोई इदारा चाहिए होता है। देखें, मैंने एक कानून बनाया, उस कानून को जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई ना कोई इदारा चाहिए। तो वो जो इदारा है वो कौन सा इदारा है जो हमारे पास कन्वे करेगा, जो हमारी लॉज होंगे उनको कन्वे करने के लिए हमें एक वे चाहिए होगी, या कहना चाहिए एक पैटर्न चाहिए होगा, एक हाईवे चाहिए होगी। जिससे क्या होगा, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कानून है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम इंस्टीट्यूशन की मदद लेते हैं। तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इस्लामिक इकनॉमिक्स में, तो हम इंस्टीट्यूट को इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि आपको समझ आ जाए कि इंस्टीट्यूट है क्या बेसिकली। जी, अब इसकी डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। जी, इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है बेसिकली। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्लियरली हमें समझ आ जाता है कि हमें इसकी डेफिनेशन किस तरह से वाइडर करनी है, किस तरह से डिस्कस करना है। देखें, हमारे पास क्या होता है, इंस्टीट्यूशन की पहली डेफिनेशन जो बनती है वो ये बनती है कि किसी भी तरह का जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल करने का नाम या उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर अगर हम दूसरी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन दी गोइंग वर्ल्ड या इन दी गोइंग लाइफ आपके कोई एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी एक इदारे की ज़रूरत होती है। तो इदारा क्या करता है, अपना किरदार अदा करता है आपके वो बिहेवियर्स कंट्रोल करने के लिए जिन बिहेवियर्स के ऊपर आपने जो है वो आपकी, जैसे कहना चाहिए, गलत हो सकता है, आपका साथ बुरा हो सकता है या गलत हो सकता है या कोई और मिसकंसेप्शन आपके साथ हो सकती है, तो उस कंसेप्शन को क्लियर करने के लिए होता है। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं मेजर इंस्टीट्यूशन की। मेजर इंस्टीट्यूशन क्या मतलब हुआ, देखें जी, मैं आपको यहाँ कुछ नाम कॉल कर रहा हूँ। जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो कंट्रोल करने के लिए होता है, वो क्या होता है, वो पुलिस और कोर्ट होता है। ठीक है जी, लॉ एंड ऑर्डर आपका वो कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, यानी आपकी इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो क्या होता है, डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिस्सा बनते हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होती हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जी हमारा ब्यूरोक्रेसी होती है। इसके अलावा जो असेंबलीज़ होती हैं वो असेंबलीज़ अपने कानून पास करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इंग्लिश लेवल पर है, ये इंग्लिश इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, यानी आपकी जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन होती हैं उनके लिए आप एम्बेसीज से रब्ता करते हो, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से रब्ता करते हो। इसके अलावा आपका जो सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में आप वेलफेयर के लिए काम करते हो, वो ज़कात के होते हैं, सोशल वेलफेयर के जो इदारे होते हैं। इंग्लिश में सोशल वेलफेयर होता है, लेकिन इस्लामिक सेंटर में हम ज़कात की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ अदर इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए और अदर टाइप के होटल चीज़ें होती हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। जी, अब जो इदारों की बात कर रहे हैं हम, वो इदारे कौन से हैं, वो हैं इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशनल हैं। उसके अंदर प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स के लिए क्या होता है, लीजिंग और डिपार्टमेंट्स होते हैं, लीजिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं आपके, वो ट्रांसफ़र अथॉरिटीज़ होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स करवाती हैं आपकी। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो होती हैं ये हाई ट्रांसफ़र अथॉरिटीज़ होती हैं, यानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटीज़ पावर रखती होती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट है, आपका जो ट्रस्ट है ये क्या करते हैं, ये इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के। ठीक है, फिर इसके अलावा जो कोड्स ऑफ कंडक्ट में क्या होता है कि आपकी मार्केट होती है। कोड्स ऑफ कंडक्ट, सबसे बड़ी बात, आपका सबसे मेन इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त इस्लामिक इकनॉमिक के हवाले से है वो मार्केट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं
तो हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो रिस्क शेयरिंग होता है। रिस्क शेयरिंग क्या करता है, बैंकिंग होते हैं, अदर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसके अलावा जो आपके वेल्थ अकोमुलेशन होती है, जिससे वेल्थ आप जनरेट करते हो या जनरेशन आप वेल्थ करते हो, वो होते हैं आपके बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आपका जो वेल्थ अकोमुलेशन के अलावा जो आपके पास होता है वेल्थ अकोमुलेशन के बाद जो है यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन क्या होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल कहाँ करना है, तो ये होती हैं अलोकेशन अथॉरिटीज़। ये आपके जो पूरा सिस्टम होता है, ये सिस्टम ऑफ चेन मिलकर आपका जो सिस्टम है उसे जनरेट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सिस्टम इस तरह से बिल्ड करता है, और इसको इसीलिए बिल्ड हम करते हैं, और उसको हम डिटेल इसलिए करते हैं कि आपको पता चल जाए कि कंडीशन क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये तमाम जो इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बताए हैं, ये इंस्टीट्यूशन इसलिए बताए हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि इंस्टीट्यूशन का मेजर कंसेप्ट क्या होता है, और इंस्टीट्यूशन क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं या क्यों बनाए जाते हैं। ये इंस्टीट्यूशन का बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है। इसी तरह इस्लामिक इकनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट फेनोमेनन्स क्रिएट किए जाते हैं, डिफरेंट किस्म की उनकी जो है लॉज बनाए जाते हैं, और उनकी कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं जहाँ उन्हें सुपरवाइज किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ये बात समझते हैं कि हमने कोई काम करना है तो ऑलमोस्ट हमें उसको पहले समझना बेहद ज़रूरी है कि हम बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को पढ़ क्यों रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाए कि इंस्टीट्यूट की बेसिक कैटेगरी क्या होती है और वो बेसिकली काम क्या करता है, ठीक है। तो तब हम इस्लामिक इकनॉमिक के अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तो इस्लामिक इकनॉमिक के जो इंस्टीट्यूशन होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी सेशंस में बताया था और कुछ सेशन में बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक्स कोई प्रॉपर ब्रांच नहीं थी। ये कोई 2 से 3 साल पहले जो है वो हमारे पास एक सेपरेट डिवीजन में आई है, वरना ये पॉलिटिकल साइंस की ब्रांच थी, और पॉलिटिकल साइंस जो थी वो सोशल साइंसेस की ब्रांच थी। तो सोशल साइंसेस की ब्रांच से अगर हम देखते हैं तो सोशल साइंसेस क्या था, माशरे को सुधारना था। माशरे के सुधार से जब बनी है तो इकोनॉमिक्स के भी इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग नहीं होते, वो भी यही इंस्टीट्यूशन होते हैं, इन्हीं को ही गवर्निंग कराई जाती है, इन्हीं की गवर्निंग होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा तमाम बातें करने का मकसद यही था कि आपको इंस्टीट्यूशन की एक नॉलेज हो ताकि हम फर्दर उसको डिस्कस कर सकें।